नमस्कार। आज की वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोग पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। हमने पूर्व के वीडियो में चीन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को देखा, चीन के संवैधानिक अध्ययन के महत्व को देखा और चीन के संविधान का जो विकास क्रम है उसको भी हमने पढ़ा। आज हम 1982 के चीनी संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था संवैधानिक विकास क्रम के अंतर्गत 1949 से 1954 तक चीन में किस प्रकार की व्यवस्था रही। उसके बाद में 1954 का संविधान, 1975, 1978 का संविधान और तत्पश्चात 1982 में जो नया संविधान जिसे वर्तमान संविधान भी कहते हैं उसका निर्माण। तो आज हम इस वीडियो में 1982 के चीनी संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में देख रहे हैं विशेषताएं। तो उसके अंतर्गत हम पहली विशेषता पढ़ेंगे लिखित तथा निर्मित संविधान। चीन का जो नया संविधान है वो अन्य जो आधुनिक राज्य हैं उनके संविधानों की तरह ही लिखित रूप में है और इसका जो निर्माण किया गया है वो एक समिति एवं जो वहाँ की जनवादी कांग्रेस है उसके द्वारा किया गया है और यही कारण है कि ये लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कहा जाता है। संविधान में कुल 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है, दूसरे अध्याय में नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना की गई है, तीसरे अध्याय में राज्य की संरचना जैसे कि सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक जो अंग होते हैं उनके बारे में बताया गया है और चौथे अध्याय में चीन के राष्ट्रध्वज, वहाँ के राज्य चिन्ह और राजधानी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से चीन का जो संविधान है वो बाकायदा एक समिति के द्वारा और जनवादी कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है। दूसरी विशेषता है संक्षिप्त संविधान। चीन का संविधान अगर हम 1975 और 1978 के ही चीन के संविधान की तुलना करें तो व्यापक संविधान कहा जा सकता है, लेकिन जब ओवरऑल दुनिया के अन्य राष्ट्रों के संविधानों के साथ तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि चीन का संविधान जो है वो संक्षिप्त संविधान है। वर्तमान में जो संविधान है उसमें मात्र 138 अनुच्छेद हैं और यह 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसके अलावा इसकी एक प्रस्तावना भी है और इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के जो ऐतिहासिक विकास के अनुभव हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन और सामाजिक व्यवस्था को भी परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से चीन का संविधान जो है वो संक्षिप्त संविधानों की श्रेणी में आता है। तीसरी जो विशेषता है वो है कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। चीन के संविधान की अगर पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो कठोर संविधान कह सकते हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोर है। हालांकि जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसके द्वारा चीन के जो सामान्य कानून है वो उनका निर्माण किया जाता है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अलग है। सामान्य कानून जो हैं वो साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन का प्रस्ताव के लिए राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों के द्वारा रखा जाना जरूरी है और यह प्रस्ताव जो है वो 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। यानी सामान्य बहुमत से, जिस प्रकार से सामान्य कानून स्वीकृत होते हैं उस प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि प्रस्ताव के लिए अलग संख्या है और अनुमोदन के लिए अलग संख्या का निर्धारण किया गया है। अगली विशेषता है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। 1978 का जो संविधान था उसमें कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला समाजवादी राज्य है।
1982 के जब नया संविधान बनाया गया तो उसके प्रथम अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला समाजवादी राज्य है और इसका नेतृत्व किसके हाथों में रहेगा? श्रमिक वर्ग के हाथों में रहेगा। और जहां श्रमिकों और किसानों के बीच में अटूट रूप से मैत्री विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से तात्पर्य है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और इन विधानमंडलों में ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही हैं। देश की जो आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें जनता की रुचि भी बढ़ गई है और लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वे सरकार के जो अंग हैं उनमें और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनके ऊपर निगरानी रख सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मज़दूरों की तानाशाही ज़मींदारों या पूंजीपतियों की तानाशाही से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जनता को विशेष रूप से जो सामान्य वर्ग है उसको शासन में कार्य करने का, भागीदार होने का मौका मिला है। अगली विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। चीन के संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके अंतर्गत चीन के समस्त शासकीय और लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का ये सिद्धांत जो है वो साम्यवादी व्यवस्था के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर और माओ के दर्शन पर आधारित है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का अर्थ है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी जो प्रवृत्तियां होती हैं उनके बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व इस रूप में कहा जा सकता है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों को शासन के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। केंद्रवादी तत्व का तात्पर्य है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्रता है जिस सीमा तक उच्च अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इस प्रकार चीनी संविधान में लोकतंत्र और केंद्रवाद दोनों का समन्वय किया गया है। अगली विशेषता है बहुराष्ट्रीयता। चीन को अगर हम राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखें तो बहुराष्ट्रीयता वाला राज्य कह सकते हैं, जिसमें मौजूदा समय में 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। हान जो राष्ट्रीयता है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा है और 93.3% व्यक्ति जो हैं वो हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं और हान राष्ट्रीयता दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता में मानी जाती है। अन्य जो 55 राष्ट्रीयता हैं उनकी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम इसे अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हान राष्ट्रीयता के अतिरिक्त 55 अन्य राष्ट्रीयता भी चीन में मौजूद है। अगला है एकात्मक शासन प्रणाली। चीन में प्रारंभ से ही अगर हम देखें तो एकात्मक शासन प्रणाली देखी जा सकती है। नए संविधान जो कि 1982 में निर्मित किया गया उसमें भी एकात्मक शासन प्रणाली को मजबूत किया गया है। शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित हैं जैसा कि एकात्मक संविधानों में देखा जा सकता है। लेकिन चूंकि चीन जो है वो विशाल आकार वाला है, बहु जनसंख्या वाला देश है, इसलिए शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई है। वो कौन सी हैं? पहली है प्रांत, स्वायत्तशासी प्रदेश और केंद्र के अधीन नगर निगम। दूसरी है प्रांत और स्वायत्तशासी प्रदेशों को स्वायत्तशासी जनपदों, जिलों, स्वायत्तशासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। तीसरा है जिलों और स्वायत्तशासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में विभाजित किया गया है। और चौथा है स्वायत्तशासी प्रदेश, स्वायत्तशासी जनपद और स्वायत्तशासी जिले। इस प्रकार से शासन की सुविधा की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। 1982 के संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से लेकर 56 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य
जो दिए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार के अंतर्गत काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्त होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में 18 वर्ष या इससे ऊपर के सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार। तीसरा जो अधिकार है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में खोज व सृजन की स्वतंत्रता का अधिकार। और व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत कुछ ऐसी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, हड़ताल की स्वतंत्रता, धर्म पालन करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से अधिकारों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है और इस प्रकार से वहाँ के लोगों को संविधान के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। नागरिकों के जैसे कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि संविधान व कानून का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, अपने मातृभूमि की रक्षा करना, सेना में भर्ती होने के लिए तैयार रहना, करों का नियमानुसार भुगतान करना और आक्रमण होने पर उसका प्रतिरोध करना। इस प्रकार चीन के संविधान में मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगली विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन की जो नया संविधान है 1982 का, उसमें अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है और 2 प्रकार से उत्पादन के साधनों के प्रबंध की बात कही गई है। संपूर्ण जनता के द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता के द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्योग करने की आज़ादी भी दी गई है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी जो राजकीय क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत माना गया है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन, यातायात, इन सब पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। राज्य भूमि का आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 8 के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अगली जो विशेषता है वह है केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था एकदम नई है, चूँकि ये संस्था बिल्कुल अनुपम संस्था कही जा सकती है। चीन के जो पूर्ववर्ती संविधान थे उनमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। देश की सेना को निर्देश देने का कार्य कौन करेगा? केंद्रीय सैनिक आयोग के द्वारा किया जाएगा। इस आयोग में सभापति, उपसभापति और सदस्य होंगे। आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर रहेगी। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थायी जो समिति है उसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। चीन के संविधान में जो भी परिवर्तन किए गए उनमें चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव या चीन के राज्याध्यक्ष की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सैनिक आयोग को सशक्त करने का प्रयास 1982 के संविधान के अंतर्गत किया गया है। अगली विशेषता है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है। हालांकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन किसके द्वारा करवाया जाएगा? जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे कि आदेशों को जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करना, ये सारे कार्य किए जाएंगे। इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष
होगा। नवीन संविधान के अंतर्गत सेना, पार्टी, नागरिक शासन के बीच सत्ता के लिए प्रतिद्वंद्विता खड़ी हो सकती थी। इसे दूर करने के लिए तीनों प्रमुख पदों पर आसीन करने का मार्ग जो है वो अपना लिया गया है और इस प्रकार से राष्ट्रपति पद को मजबूत करने का प्रयास जो है वो चीन के 1982 के संविधान के अंतर्गत किया गया है। अगली विशेषता है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। नया जो संविधान बनाया गया उसमें चीन की विदेश नीति को देखा जा सकता है। चीन की विदेश नीति के संबंध में हम देख सकते हैं चीन का भविष्य समस्त दुनिया से जुड़ा हुआ है। चीन पंचशील के आदर्श का पालन करेगा, एक दूसरे के अखंडता का सम्मान करेगा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता है। इसके अलावा चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों का समर्थन करता है। तो इस प्रकार से चीन की जो विदेश नीति है अगर देखा जाए तो पूर्णतः शांतिपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है एक दलीय प्रणाली। अगर 1982 के चीन के संविधान की विशेषता को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि चीन में हालांकि राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है सैद्धांतिक दृष्टि से, लेकिन चीन में केवल और केवल एक दल यानी साम्यवादी दल का मुख्य भूमिका है। इसके अलावा अन्य 8 जो राजनीतिक दल हैं उनका भी अस्तित्व है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए कि वहाँ के राजकार्य के संचालन में तो वहाँ पर केवल और केवल साम्यवादी दल को प्रधानता दी गई है। अगली विशेषता है न्यायपालिका की अधीनस्थ स्थिति। जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है, यानी न्यायपालिका प्रशासन का अधीनस्थ अंग के रूप में माना गया है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने, सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। इस प्रकार न्यायपालिका वहाँ पर वही करेगी जो कि वहाँ का प्रशासन उसे आदेशित करेगा। स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का कोई निर्णय न्यायपालिका के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अगली और अंतिम विशेषता है जनवादी गणतंत्र। 1982 के नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत चीन के लिए जनवादी गणतंत्र को स्वीकार किया गया है, अर्थात संपूर्ण सत्ता जनता में निहित की गई है। जनता के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से किया जाएगा। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है और आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता के द्वारा किया जाता है। नया संविधान जो है वो लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। उनके अनुसार जो वहाँ के नेता हैं उनके अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत जो है वो चीन की शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है और इस प्रकार से वहाँ जनता को सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार से हमने चीन के 1982 के जो नया संविधान बना था उनकी विशेषताएं देखी और हम कह सकते हैं कि ये विशेषताएं सैद्धांतिक दृष्टि से तो वहाँ पर देखी जा सकती हैं, लेकिन कई चीज़ें अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो चीन में नहीं देखा जा सकता। वर्तमान समय में चीन जो है वो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, सुधारवाद की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस कारण से उसने कतिपय इसमें संशोधन भी कर लिए हैं।